नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई कोशिका का घनत्व। घनत्व को सामान्यतया द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, जिसे आप सभी जानते हैं। यहाँ पर इकाई कोशिका का घनत्व जो होगा वो होगा द्रव्यमान प्रति इकाई कोशिका तथा इकाई कोशिका के आयतन पर होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, द्रव्यमान प्रति इकाई कोशिका, यानी कि इकाई कोशिका में उपस्थित द्रव्यमान जो होगा उसी की बात की जा रही है। और प्रति इकाई कोशिका क्यों? एक इकाई कोशिका के अंदर, क्योंकि एक क्रिस्टल जालक में बहुत सारी इकाई कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से मैं घनत्व बराबर ये कह सकता हूँ कि द्रव्यमान प्रति इकाई कोशिका बटा इकाई कोशिका के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर घनत्व को मैंने गामा से प्रदर्शित किया है, इसकी जगह कोई भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो आप। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग चिन्ह के द्वारा इसे प्रदर्शित किया गया है, तो ये मैटर नहीं है कि यहाँ पर घनत्व को गामा से क्यों प्रदर्शित किया गया है। डी से भी प्रदर्शित कर सकते हो, अल्फा से भी प्रदर्शित कर सकते हो, रो से भी प्रदर्शित कर सकते हो। अब बात करें इसके अंदर द्रव्यमान प्रति इकाई कोशिका, यानी इकाई कोशिका का हमें द्रव्यमान निकालना है। और द्रव्यमान वास्तविक रूप से किसका है? इसके अंदर परमाणुओं का द्रव्यमान है। तो अब यहाँ पर हमें परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है। अब परमाणुओं का द्रव्यमान निकालने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि उसके अंदर परमाणु कितने हैं, या कहूँ मैं प्रभावी परमाणु कितने, या कहूँ मैं उसके अंदर मोल कितने हैं, और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, यानी जितने परमाणु हैं उसको एक परमाणु के द्रव्यमान से गुणा कर लो, अपने पास कुल द्रव्यमान यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या के, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो है मोल बटा अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पहले हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, फिर उसको गुणा करेंगे हम परमाणु भार से। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान प्रति इकाई कोशिका जो होता है प्रभावी परमाणु की संख्या इंटू परमाणु भार बटा अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या क्यों ली गई है? क्योंकि मुझे परमाणुओं की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या निकालनी है, या प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालनी। तो प्रभावी परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मोल बटा अवोगाद्रो संख्या लिखते हैं। मोल का मतलब क्या होता है? मोल एक परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करने की इकाई है। तो यहाँ पर मोल की जगह मैंने प्रभावी परमाणु की संख्या लिखा है इन टर्म ऑफ इकाई कोशिका। अब आगे चलें इसके अंदर, तो यहाँ पर प्रभावी परमाणु को Z से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार को W से और अवोगाद्रो को Na से प्रदर्शित करें, तो हमारा सूत्र जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, W इंटू जेड बटा Na। तो इस प्रकार से हमारा द्रव्यमान प्रति इकाई कोशिका निकल गया। अब हम बात करें इकाई कोशिका के आयतन की। तो इकाई कोशिका का आयतन जो होता है वो कुछ होगा इस प्रकार, A का क्यूब, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि A इंटू बी इंटू सी। लेकिन A B C आर इक्वल, यानी A B C तीनों बराबर है, इस कारण से मैंने यहाँ पर A का क्यूब लिया है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है प्रतीक चिन्ह जो है घनत्व के सूत्र में रखें, तो हमारे पास जो अंतिम घनत्व का स्वरूप आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि गामा बराबर Z इंटू डब्ल्यू Na इंटू ए का क्यूब। यहाँ पर Z प्रभावी परमाणु की संख्या है, W परमाणु भार है, Na अवोगाद्रो संख्या है और A का क्यूब जो है आयतन है। तो इस प्रकार से इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। हम एक एग्जाम्पल करते हैं, देखिए इसके अंदर आगे। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन दे रखा है, एक FCC इकाई कोशिका में एक तत्व जिसका अणुभार 60 है, इसकी कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो घनत्व ज्ञात कीजिए। तो इसको इस प्रकार से करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसकी कोर लंबाई लेंगे। कोर लंबाई हमें पिकोमीटर में दे रखी है,
तो इस पिकोमीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 1 पिकोमीटर जो होती है वो बराबर होती है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर कोर लंबाई जो हो जाएगी अब हमारी 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर कोर लंबाई आ गई है, तो इस कोर लंबाई की सहायता से मैं जो है यहाँ पर आयतन की गणना करूँगा। तो आयतन की गणना के लिए क्या करते हैं, कोर लंबाई का क्यूब करना होता है। तो यहाँ पे क्यूब किया और क्यूब करने पर हमारे पास जो आंसर आया 64 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर अगली बात करें तो इसने बोला है एफसीसी, यानी एफसीसी में प्रभावी परमाणु की संख्या होती है 4। अब अणुभार दे ही रखा है 60 इसके अंदर। अब क्या करें, सारे मानों को जो है घनत्व के सूत्र में रखा जाए। तो वो इस प्रकार से मैंने रखा 4 प्रभावी परमाणु की संख्या, 60 जो है इसका अणुभार, 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी अवोगाद्रो संख्या, और आयतन जो है इसका 64 इंटू 10⁻⁻24। अब इनका जो है सॉल्यूशन करने पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.023 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी प्रश्न में एफसीसी या किसी भी इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने सैंपल की तौर पर एक क्वेश्चन आपको करके बता दिया। बाकी आप जो है बुक के क्वेश्चन उठा के स्वयं करने की कोशिश करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है निबिड़तम संकुलन या क्लोज पैकिंग। क्लोज वर्ड को निबिड़तम कहते हैं और पैकिंग को कहते हैं यहाँ पर संकुलन, यानी क्लोज पैकिंग के बारे में हमें स्टडी करना है। अब यहाँ पर ये क्लोज पैकिंग वर्ड जो है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि निबिड़तम वर्ड जो है आप लोगों के लिए नया शब्द है। निबिड़तम संकुलन से हमारा यहाँ पर ये तात्पर्य है कि एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं, उन परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। तो इस आकर्षण बल की सहायता से परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं कि उनका स्थायित्व उच्च हो और उनमें घनत्व भी जो है उच्च हो। तो इस प्रकार से देखा जाए परमाणुओं की हर क्रिस्टल में अलग अलग व्यवस्था होगी, अलग अलग पैकिंग होगी, और अलग अलग पैकिंग होगी, उन्हीं अलग अलग पैकिंग के प्रकारों को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ठोसों में परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका घनत्व तथा स्थायित्व उच्च हो। यह उनमें पाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण होता है और इस प्रकार से व्यवस्थित होकर निबिड़तम संकुलन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आगे देखें तो ठोसों में निबिड़तम संकुलन निम्नलिखित प्रकार का होता है। आज हम सिर्फ जो है उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करें निबिड़तम संकुलन की, तो निबिड़तम संकुलन देखा जाए मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार का होता है, और उसका प्रथम प्रकार जो है वो है एक विमीय संकुलन। दूसरा प्रकार जो है वो है द्विविमीय संकुलन। ये द्विविमीय संकुलन स्वयं वापस जो है 2 प्रकार का होता है। प्रथम जो है वो है यहाँ पर वर्गाकार संकुलन, और दूसरा जो है षटकोणीय संकुलन होता है। षटकोणीय संकुलन होता है। अब नेक्स्ट देखें इसके अंदर, तो वो है हमारा तीसरा त्रिविमीय संकुलन। अब इस त्रिविमीय संकुलन को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम भाग जो इसका है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। सेकंड जो यहाँ पर है घनीय निबिड़तम संकुलन, या इसको बोलते हैं सीसीपी। यहाँ पर घनीय नहीं लिखा हुआ है, तो आप नोट्स बनाते टाइम जो है घनीय लिखें। इसको सीसीपी भी बोलते हैं या इसको एफसीसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है बीसीसी संकुलन, और अंतिम जो है वो हमारा एससीसी संकुलन। तो इस प्रकार से किसी क्रिस्टल के अंदर इतने प्रकार के निबिड़तम संकुलन हो सकते हैं। अब इनका पूरा वर्णन जो है हम अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।